हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। सो क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल पर्सन, यानी जो एक नॉर्मल पर्सन है यानी सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप नहीं पूछा गया। रक्तचाप तो बीपी को बोलते हैं। बॉडी टेम्परेचर यानी कि हिंदी में बात करें तो तापमान की बात की जा रही है ना। तो एक जो मतलब कि बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल पर्सन का कितना होता है, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स में मान दे रखे हैं, जैसे कि 36.9 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर ऑल। देखिए फ्रेंड्स, ऑल नहीं हो सकता है यहाँ पर करेक्ट। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में भी दोनों करेक्ट है यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन में देना चाहिए था कि बी और सी दोनों, है ना। बी और सी दोनों बिल्कुल करेक्ट है। तो हमको दोनों में याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में भी और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी। तो बिल्कुल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ये दोनों करेक्ट है, यानी बी और सी दोनों करेक्ट होगा यहाँ से। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे बैठते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं आज के, और कुछ ब्लड से रिलेटेड भी एमसीक्यू है आगे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हेल्दी पर्सन बीपी इज। तो पहले बॉडी टेम्परेचर की बात हुई है ना, बॉडी टेम्परेचर की, अब बीपी की बात हो रही है, यानी कि ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप हिंदी में बोलते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, 80/120 mmHg या फिर 120/80 mmHg या फिर 90/100 mmHg या फिर 80/100 mmHg। तो नॉर्मल बीपी कितना माना जाता है, 120/80 mmHg, है ना, मरकरी पारा जिसको बोलते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल इसको माना जाता है। और जब बॉडी मतलब कि जब बीपी क्या होता है, हाई बीपी होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई बीपी को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और जब लो बीपी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, हाइपोटेंशन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो देखिए जब 1/20 से 80 mmHg से कम होता है तो लो बीपी होती है, यानी हाइपोटेंशन होता है, और जब इससे ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन होता है। तो बिल्कुल यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये भी क्या कह रहा है, ऑन अ किडनी फेलियर ब्लड इज प्योरीफाइड बाय। तो किडनी फेल होने पर रक्त शुद्धिकरण करता है। तो किडनी क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, यानी कि रक्त को फिल्टर करता है ना, ब्लड को फिल्टर करता है। तो अगर किडनी फेल हो गई तो मतलब कि कौन होगा जो ब्लड का शुद्धिकरण करेगा, है ना। किडनी फेल होने पर रक्त शुद्धिकरण करता है, डायलिसिस मतलब किसके द्वारा किया जाता है, ऐसे पूछना चाहिए था ना। बाई यहाँ पर लगा, देखिए यहाँ रक्त शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, डायलिसिस या फिर बायोप्सी या फिर एंजियोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड और जियोग्राफी का यहाँ लेना देना नहीं है, बायोप्सी भी नहीं हो सकता। तो डायलिसिस यानी कि इस पे हम क्या होगा, जब किडनी फेल होगी तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल किडनी लगाएंगे, आर्टिफिशियल किडनी लगाएंगे, है ना, आर्टिफिशियल किडनी। तो वो क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, यानी कि ब्लड प्यूरिफाइड करेगा, ब्लड को प्योर करेगा, फिल्टर करेगा, छानेगा, है ना, छानेगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये वाला, एड्स स्प्रेड थ्रू। तो एड्स क्या होता है, किसके द्वारा फैलता है, पहले ये बताते हैं फिर आपको फुल फॉर्म में बताएंगे। तो एड्स बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा नॉर्मल क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा हमारा टाइफाइड टीबी, है ना, टाइफाइड टीबी और बहुत से हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब नॉर्मल हमारे बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं। और फिर नेक्स्ट बात करें वायरस, तो बिल्कुल वायरस की वजह से फैलता है। और कौन सा वायरस, HIV वायरस। एंड इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी कि ये मानव शरीर के जो इम्यून सिस्टम है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र जो है, इसको वीक कर देता है, इसको कमज़ोर कर देता है। और
अटैक ओनली टी हेल्पर सेल पे ये अटैक करता है ना, टी हेल्पर सेल को कमज़ोर कर देता है। और अगला को मतलब ऑप्शन प्रोटोजोआ का था, तो प्रोटोजोआ नहीं होगा, मॉस्किटो से मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, मलेरिया होता है, और ब्रेक बोन डिजीज़ यानी कि हड्डी तोड़ बुखार होता है जिसको हम डेंगू कहते हैं। तो ये सब हो गया, ये सब गलत होगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। और HIV वायरस के द्वारा फैलता है, और ये टी हेल्पर सेल को क्या कर देता है, वीक करता है, ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है एकदम। तो बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम्स। तो सब्जेक्टिव लक्षण बताना है हमको, मतलब ऐसा कौन सा लक्षण जिसको हम मतलब कि दिखा नहीं सकते, जैसे कि दिखे ना लेकिन हो, कि जैसे कि फीवर है तो बिल्कुल फीवर दिखेगा हमको, मतलब कि हम फीवर का वो किसी को देख के मतलब बता सकते हैं कि इसको फीवर हुआ है। कफ यानी खांसी होगी तो बिल्कुल देख जा सकता है, हाई BP होगी बिल्कुल पता चलेगा। बट पेन एक सब्जेक्टिव सिम्टम्स है, क्योंकि पेन जिसको हो रहा है मतलब कि ऐसे देखने से नहीं पता चलेगा कि उसको पेन हो रहा है, ऐसे नहीं पता चलेगा, पेन जिसको हो रहा है उसी को पता चलेगा। तो बिल्कुल ये सब्जेक्टिव सिम्टम्स है। सो आई थिंक क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के द्वारा मतलब मोस्ट कॉमनली कौन सा इनमें से है जो मॉस्किटो के द्वारा ही फैलता है। तो मीजल्स यानी खसरा है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया, हेपेटाइटिस B है। तो मलेरिया बिल्कुल यहाँ करेक्ट होगा। और मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज के बाइट करने से होता है, यानी कि फीमेल एनाफ्लीज के काटने से होता है, फीमेल एनाफ्लीज के काटने से होता है। और डेंगू के बारे में पूछे तो फीमेल एडीज के काटने से होता है, फीमेल एडीज के काटने से। तो बिल्कुल मीजल्स नहीं होगा, चिकन पॉक्स नहीं होगा, मोस्ट कॉमनली जो होता है मलेरिया जो होता है बिल्कुल मॉस्किटो यानी मच्छर के द्वारा फैलता है। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक प्रकार का ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी संयोजी उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। सो फ्रेंड्स मेरे मतलब साइड पे थोड़ा शोर हो रहा है, तो अगर आपको सुनाई दे रहा है वॉइस तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि एक संयोजी उत्तक होता है ना ब्लड के बारे में। और ब्लड का कंपोनेंट की बात करें तो ब्लड क्या होता है, मेनली इसके 2 कंपोनेंट होते हैं ना, क्या होते हैं इसमें, प्लाज्मा होता है, और क्या होता है, प्लाज्मा होता है, RBC होता है, WBC होता है, और प्लेटलेट्स होता है। सो ये सब ब्लड के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। सो इसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा ही कुछ पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी निम्नलिखित में से रक्त का क्या कार्य है। तो सबसे पहले ब्लड का फंक्शन जानेंगे, प्रोड्यूस ऑफ हार्मोन, हार्मोन का उत्पादन करना, या फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो शरीर का तापमान है उसको रेगुलेशन करना यानी उसको बनाए रखना, या फिर डाइजेशन ऑफ फूड का पाचन करना, या फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मेशन ये नहीं करता, किडनी का काम होता है, किडनी का ना एक्सक्रीशन का काम किडनी का होता है। डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है, यानी कि छोटी आंत का काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का काम होता है। सो ये दोनों नहीं हो सकते, तो ये दोनों ऑप्शंस क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। और बी कह रहा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। और प्रोड्यूस ऑफ हार्मोन, हार्मोन प्रोड्यूस करना इसका काम नहीं है, यानी कि रक्त के मतलब कि शरीर के तापमान को बनाए रखना क्या होता है, ब्लड यानी रक्त का एक मुख्य कार्य होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। तो निम्नलिखित में से कौन रक्त प्लाज्मा का मुख्य घटक है। तो प्लाज्मा का मुख्य घटक देखिए, प्लाज्मा जो होता है फ्लूइड होता है एक, और इसमें 90 से लगा के 92% वाटर होता है ना, वाटर होता है। तो बिल्कुल, और प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं बाकी जो बचा।
तो प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम होती है, वाटर की ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन 7 से 8% होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं होगा, वाटर यानी कि पानी। बिल्कुल यहाँ वाटर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या करा, द फ्लूइड फाउंड विद इन सेल इज कॉल्ड, यानी कोशिकाओं में पाया जाने वाला फ्लूइड क्या कहलाता है। तो कोशिकाओं में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड या फिर लिम्फ यानी कि नोट्स जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो जो फ्लूइड पाया जाता है कोशिका में उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी कि हिंदी में बात करें तो अंतःकोशिकीय द्रव्य, अंतःकोशिकीय द्रव्य। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ना, अंतःकोशिकीय द्रव्य। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्या कह रहा है, द फ्लूइड दैट सराउंड्स द सेल एंड टिश्यू इज नॉन एज, यानी कोशिकाओं और ऊतकों को घेरने वाले द्रव्य को जाना जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर प्लाज्मा या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड या फिर लिम्फॉइड। तो अभी कोशिकाओं के अंदर जो पाया जाने वाला फ्लूइड था वो क्या था, वो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड था। तो इसमें होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा यहाँ पर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड प्लाज्मा। तो रक्त प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो फाइब्रिनोजन है, एल्बुमिन है, हेपेरिन है या फिर लिम्फ है। तो कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो एल्बुमिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन है। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ब्लड हैज़ अ नॉर्मल पीएच रेंज। तो ब्लड का पीएच मान पूछा गया है ना, पीएच मान। वैसे नॉर्मली ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ब्लड क्या होता है, हल्का सा क्षारीय होता है, यानी कि स्लाइटली क्या होता है, एल्कलाइन होता है ना। और 7.4 से लेके हम इसको 7.5 तक मानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हम देखेंगे तो 7.33 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखिए इन दोनों ऑप्शंस में बहुत लोग कंफ्यूज्ड होंगे, बट हमको अगर 7.3 और 7.4 दिखा है तो हमको बिल्कुल 7.45 और से 7.55 वाला ही करेक्ट आंसर मानना पड़ेगा, इसको भी हम रॉन्ग मानेंगे है ना। तो एग्जैक्टली अगर है नहीं, लेकिन लगभग में यही सही माना जाता है, 7.4 से लेके 7.5 तक। तो एल्कलाइन होता है ना, हल्का क्षारीय होता है ब्लड यानी कि रक्त। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड से रिलेटेड जितने बेसिक एमसीक्यू बन सकते हैं और मैंने भी ये बनाए हैं और बहुत इजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, इसमें कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हैं। तो क्या कह रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन हैज़ द कैपेसिटी टू कैरी हाउ मेनी ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता रखता है। तो ये हीमोग्लोबिन का एक अणु कितनी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता ऑक्सीजन की कितने अणु ले जाने की क्षमता रखता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 अणु ले जाने की क्षमता रखता है ना, 4 मॉलिक्यूल। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन भी था। तो कितने हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन कितना ले जाता है, ऑक्सीजन के 4 अणु ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन और है अपने पास। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन इज डैश डैश डे, यानी कितने दिन में जो रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कोशिका है, इनका जीवन काल कितना होता है। ये अपना पीवाई की क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं अपने बुक से ली हूँ। तो बिल्कुल आपके पास भी शायद ये बुक हो। तो ये क्वेश्चंस मैंने अपने बुक से लिया। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है, जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और आपको आई थिंक इसका आंसर भी पता होगा। सो अगले क्वेश्चन पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या करा, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन्स इज कॉल्ड, यानी कि मनुष्य में आरबीसी की संख्या का अधिक होना क्या कहलाता है।
पॉलीसाइथीमिया कहलाता है, एनीमिया कहलाता है, या परनियसिस एनीमिया कहलाता है, या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो जो हिंदी में है मतलब इंग्लिश में है वही हिंदी में भी है ना। पॉलीसाइथीमिया है, एनीमिया है, परनीसियस एनीमिया है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। तो ब्लड में मतलब आरबीसी की संख्या अधिक होना क्या कहलाता है? आरबीसी की संख्या अधिक होना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया। और आरबीसी का वैसे नेम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट। ये सब बहुत इजी बात है और आज के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो अगर आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो कमेंट में एस ज़रूर लिखें। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।